हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। इस चैप्टर पर ये आज मेरा 4th लेक्चर है। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में मैंने सेट्स को डिफाइन किया है, यानी मैंने सेट्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स के बारे में बताया है, यानी कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया है और आज लेक्चर नंबर 4 में मैं उसके बेस आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कराऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर 1, 2, 3 को देखने के बाद ये आप लेक्चर नंबर मेरा 4 देख रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट मेरे इस लेक्चर पर आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देखें और उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो कौन कौन से नल सेट हैं ये हमें बताना है। हमें पता है कि नल सेट का मतलब होता है वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। हम पहले पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है हमसे हमसे कहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देखिए ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो। आप कहेंगे सर ऐसा इनमें से कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट इन्होंने मांगा है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मैं नहीं लिख पाऊंगा, है ना, क्योंकि इन्होंने मांगा है कि वो नंबर ऑड नंबर होना चाहिए और वो 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ऑड नंबर तो ये होते हैं, लेकिन मुझे चाहिए वो नंबर जो 2 से डिविजिबल भी हो जाएं। तो ऐसा मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसे मैं इस सेट के अंदर रख सकूं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक नल सेट है। ठीक है, नल सेट है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या करें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर की जो लिस्ट है प्राइम नंबर्स की, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। आप जानते ही हैं कि प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से और ये 3 होते हैं 5, 7, 11, 13। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्राइम नंबर्स के। तो इन्होंने मांगा है इवन प्राइम नंबर। तो क्योंकि 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो अगर मैं इसका एक सेट बनाऊं तो इस सेट के अंदर मुझे एलिमेंट मिल रहा है 2। तो क्योंकि मुझे एक एलिमेंट मिल गया है इसलिए नल सेट तो नहीं हुआ। तो ये क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे कि ये नॉट नल सेट। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे कि ये कौन सा सेट है, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है इसलिए इसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे, आपने पढ़ा है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, है ना। ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन इन्होंने मुझे एक कंडीशन भी दी हुई है। कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए और x की वैल्यू लेस देन 7 भी होनी चाहिए। अब ये सिचुएशन एक कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नंबर 5 से छोटा भी हो और नंबर 7 से छोटा भी हो। तो क्योंकि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो 5 से छोटा हो और 7 से भी छोटा हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, इसलिए ये क्या है, ये एक नल सेट है क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये एक नल सेट है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या कहना है हमसे कि y इज सच दैट कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। देखिए अगर मैं
दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है। मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है जो दोनों लाइनों पर आ रहा हो? बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नल सेट का एग्जाम्पल है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए हमें ये वाली बात पता है, हम ये लेक्चर नंबर 3 में देख चुके हैं कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि वो सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट, और वो सेट्स जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो आते हैं पहले हम फर्स्ट पार्ट पर। जो फर्स्ट पार्ट में हमें सेट बताया है वो क्या होता है? ए सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, कि एक ईयर में जो मंथ हैं ये उनका सेट है। हमें पता है कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने फिक्स हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो क्योंकि हम मंथ्स को काउंट कर सकते हैं इसलिए ये सेट कैसा है? ये है फाइनाइट सेट, ये है फाइनाइट सेट। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है? हमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 और आगे हमें डैश डैश लगा हुआ नजर आ रहा है। इन डैश डैश का मतलब ये होता है कि नंबर आप लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, यानी आप इनफाइनाइट तक नंबर लिख सकते हैं। यानी हम इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कहेंगे इसको। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? वो है 1 2 3 जैसे ऊपर लिखे हुए थे, फिर यहाँ पे डैश लगा हुआ है, डैश 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 लगा हुआ है जैसे कि ऊपर लगा हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि लास्ट में इन्होंने मुझे दो नंबर भी लिख के दिए हैं, 99 और 100, यानी कि ये नंबर सिर्फ यहीं तक है, यानी 100 तक काउंट किए जाएंगे, उसके बाद काउंट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था? डैश डैश के बाद ये कहीं नंबर खत्म ही नहीं हो रहे थे, लेकिन ये तो नंबर खत्म हो रहे हैं ना, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि ये कितने एलिमेंट्स हैं। इसलिए ये क्या है? ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो ये क्या है? ये फाइनाइट सेट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमें उनको लिखना है। तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एक सेट ए है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 100 से बड़े होने चाहिए, तो वो क्या होंगे? वो होंगे 101, वो होंगे 102, 103, एंड इसके आगे हमें डैश डैश लगाना पड़ेगा। और कहाँ रोकने हैं ये नंबर्स, इसके बारे में मुझे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये नंबर इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, इसलिए ये क्या हो गया? ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या है? फिफ्थ पार्ट में है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो क्योंकि इन्होंने मुझे एक रेस्ट्रिक्शन दी है कि मुझे वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 99 से छोटे हों, तो अगर मैं लिस्ट बनाना स्टार्ट करूं इसकी, मैं कहूं कि ये मेरा सेट बी है और इसके अंदर मैं जब एलिमेंट्स को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? वो लिखूंगा मैं 2 3 5 7, ठीक है, 11 13। तो ऐसे लिखते लिखते नंबर तो बहुत से होंगे, लेकिन मुझे पता है कि जो नंबर हैं वो लेस देन 99। अब 99 से छोटा नंबर 97 होता है ना, जो कि एक प्राइम नंबर होता है। तो ये नंबर सिर्फ यहीं तक ही काउंट होंगे और मैं ये काउंट कर सकता हूँ कि ये यहाँ से और यहाँ तक कितने एलिमेंट्स हैं। इसलिए ये जो सेट है मेरा, ये मेरा फाइनाइट सेट है। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अगर सेट फाइनाइट है तो हमें बताना है कि ये सेट फाइनाइट है, और अगर ये फाइनाइट नहीं है तो उसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट का क्वेश्चन है। तो ये पहला पार्ट।
पहले पार्ट में है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने ये बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपने ग्राफ बनाए हुए हैं क्लास 9th के अंदर और क्लास 10th के अंदर, तो आपको पता ही होगा कि लाइन जो पैरेलल होती हैं एक्स एक्सिस की वो कैसे ड्रॉ होती हैं। जैसे ये है मेरा एक्स एक्सिस है ना, और ये है मेरा वाई एक्सिस है ना, ये मेरा ओरिजिन। तो एक्सिस के पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ होंगी है ना। तो आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल? तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम जितनी चाहें उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसलिए ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सबको अच्छे से मालूम है, ये होते हैं ABCD एंड सो ऑन Z तक होते हैं। तो इसलिए ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो वो नंबर्स का सेट लिखना है हमारे को जो 5 के मल्टीपल हैं। अब 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, यानी कि मुझे 5 की टेबल लिखनी है, यानी कि 5, 10, 15, 20। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर 5, 10 जब 50 होता है तो आप उसको 50 तक लिख दीजिए। लेकिन बच्चों 5 की टेबल 50 पे ख़त्म नहीं होती है, उसको हम जितना चाहें उतना आगे तक पढ़ सकते हैं। वो तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए बताया गया है कि 5, 10 या 50। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने चाहें उतने एलिमेंट यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब हम वो काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हुआ, ये इनफाइनाइट सेट है हमारा। ठीक है। हम आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो हालांकि हमारी अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और बहुत से एनिमल तो ऐसे भी हैं जिनको हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर हमको काउंट करना चाहें तो हमको काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब फिफ्थ पार्ट में अगर हमसे द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि ओरिजिन से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं उसका हमें बताना है। तो बच्चे कह रहे हैं सभी के सभी कि सर आप जितने चाहें उतने सर्कल बना सकते हैं, यानी कि यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम सिर्फ 5 सर्कल ही बना पाएंगे, 10 सर्कल ही बना पाएंगे। तो इसलिए बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है ना। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। चलिए अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसके अंदर हमसे कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। यानी ये जानना चाहता है क्वेश्चन कि सेट A सेट B के इक्वल है या नहीं है। हमने लेक्चर 3 के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि सेट A सेट B के इक्वल कब हो सकता है। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर हों और साथ ही साथ सेट B के भी सारे एलिमेंट सेट A के अंदर हों, तभी हम ये कह सकते हैं कि सेट A सेट B के बराबर है। तो हमें इनको पहले मैच करना पड़ेगा। देखिए सेट A के अंदर एलिमेंट हैं ABCD, तो ये मुझे सेट B के अंदर नज़र भी आ रहे हैं कि सेट B के अंदर सेट A के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। देखिए ये A, ये B है, ये C है और ये D है। मैंने आपको नोट में ये भी लिखाया था, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे हुए हैं या ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट भी सेट ए के अंदर हैं, इसलिए ये जो सेट ए है ये सेट बी के बराबर कहा जाएगा। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के अंदर जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट हैं 4, 8, 12, 16। चेक करना स्टार्ट करें। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 4 वो सेट बी के अंदर है, 8 जो सेट ए के अंदर है वो सेट बी के अंदर भी है, 12 जो सेट ए के अंदर है वो सेट बी के अंदर नहीं है।
तो क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट 12 वो सेट बी के अंदर नहीं है, तो आपको और कोई कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, या ये कहें कि बाकी के एलिमेंट्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा क्या लिखिए, आप लिखिए कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ऑलराइट, अब आइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या है, हमें दिया हुआ है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ठीक है, सेट बी में हमसे कह रहे हैं कि x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए और हमें इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो सेट बी फिलहाल क्या लिखा हुआ है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ और मैं सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ वो एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी मुझे चाहिए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो लेस देन 10 है और इक्वल टू भी 10 है। तो 2 एक इवन पॉजिटिव नंबर है, 4 एक इवन पॉजिटिव नंबर है, 6 एक इवन पॉजिटिव नंबर है, 8 एक इवन पॉजिटिव नंबर है, 10 एक इवन पॉजिटिव नंबर है, और ये सारे नंबर लेस देन और इक्वल टू 10 भी हैं। ठीक है, तो सेट बी के ये सारे एलिमेंट हो गए। अब आप चेक कर लो, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10, यानी ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं और सेट बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसका, जिसके अंदर मुझे सेट ए दिया है कि x इज सच दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी a इस बार मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इस बार a मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। मैं काम करता हूं, पहले से मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। सेट a इज इक्वल टू क्या है, 10 का मल्टीपल है, यानी कि 10 की टेबल। तो वो क्या होते हैं 10 के मल्टीपल, ये होते हैं 10 20 30 40 एंड सो ऑन। ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि मल्टीपल कहाँ तक लेने हैं, यानी किससे छोटे होने चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मुझे आगे डैश डालना पड़ेगा, यानी ए क्या है, ए मेरा इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, सेट बी को देखें तो क्या है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि सेट ए सेट बी के इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी में देखते हैं कि वो है या नहीं है। सेट ए का एलिमेंट है 10, वो सेट बी के अंदर है। सेट ए का एलिमेंट है 20, वो सेट बी के अंदर है। सेट ए का एलिमेंट है 30, वो सेट बी के अंदर है। इस तरीके से 40 भी होगा क्योंकि आगे डैश डैश है। सेट बी भी क्योंकि हमारा एक इनफाइनाइट सेट है तो हमें 40 मिल जाएगा, इसका अगला एलिमेंट 50, हमें वही मिल जाएगा, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर तो हैं। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर भी हैं या नहीं है। तो चेक करते हैं, देखिए 10 जो सेट बी का एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर है, लेकिन 15 जो सेट बी का एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमसे पूछा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, कि जो सेट हमें दिए हुए हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो सेट ए तो मुझे क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन सेट बी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं काम करता हूं, पहले सेट बी को मैं सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में ले आता हूं। तो सेट बी में क्या है, सेट बी में है एक्स सच दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अभी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 10th क्लास के अंदर आपने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके फैक्टर, यानी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास है 5 और मुझे मल्टीप्लाई करके देना चाहिए 1 इंटू 6, यानी मुझे 6 चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो मैं 5 को स्प्लिट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 से। मैं यहाँ से कॉमन लूँगा x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 3, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 2 यानी प्लस का 2, तो ये हो जाएगा x प्लस में
3, ठीक है, x प्लस में 3। तो क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मैंने सही फैक्टर बनाए हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस में 2 एंड x प्लस में 3। अच्छा, ये सब कुछ इज इक्वल टू 0 चल रहा है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, और या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -2। और अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -3। यानी जो सेट बी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो है -2 और -3, ये वाले x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, क्या सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर है, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर है +2, यहाँ पर है -2। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज नॉट इक्वल टू b। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें सेट ए दिया हुआ है कि x इज सच दैट इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, और सेट बी में क्या दिया है कि y सच दैट द लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्व। तो क्योंकि दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में हैं, तो हम इनको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेट ए क्या हो जाएगा मेरा, सेट ए हो जाएगा, मैं इनको लिखता हूँ। फॉलो जो वर्ड है, जब मैं इसके लेटर्स को लिखूंगा तो आपको पता ही है कि एक लेटर सिर्फ एक बार आता है, एक से ज़्यादा बार नहीं आता। यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, दोबारा एल नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे एक और एल दिया हुआ है, लेकिन जब हम सेट के तौर पे लिखेंगे तो हम एल को सिर्फ एक बार लिखेंगे। और फिर आएगा ये डब्ल्यू। ओ क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ओ एक बार आ चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा सेट ए। और सेट बी में क्या आएगा, सेट बी में आएगा, क्योंकि लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ है तो डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए सारे लेटर्स आ गए यहाँ पर। अब आप चेक करिए कि क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं। एफ सेट ए का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट भी है। ओ सेट ए का एलिमेंट भी है, सेट बी का एलिमेंट भी है। एल सेट ए का एलिमेंट भी है, सेट बी का एलिमेंट भी है। डब्ल्यू सेट ए का एलिमेंट भी है और सेट बी का एलिमेंट भी है। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं। आप चेक कर लीजिए, डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू मैच कर रहा है, ओ भी मैच कर रहा है, एल भी मैच कर रहा है, एफ भी मैच कर रहा है। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं, इसलिए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी, यानी सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल हैं। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो जो जो सेट्स इक्वल हैं हमें उनको लिख देना है। देखिए, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, और सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, सेट सी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, सेट डी में भी 4 एलिमेंट हैं। तो ये सेट ए बी सी डी के इक्वल हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है नहीं, हो सकता है। लेकिन सेट ए ई के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट हैं और ई में 2 एलिमेंट हैं। वो एफ के इक्वल भी नहीं हो सकता, जी के भी नहीं हो सकता, एच के भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं कि ए किस किस के इक्वल है। अगर मैं सेट ए को सेट बी के साथ कंपेयर करूँ तो सेट ए के एलिमेंट 2 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 8 मैच नहीं कर रहा है। यानी सेट ए सेट बी के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट 8 सेट बी के अंदर नहीं है। ए को सी से मैच करूं तो सेट ए का एलिमेंट 2 ये सी में नहीं है, तो सेट ए सेट सी के इक्वल भी नहीं है। मैं चेक करूं सेट ए को डी के साथ, तो सेट ए का एलिमेंट 2 वो सेट डी के अंदर है, सेट ए का एलिमेंट 4 वो सेट बी के अंदर भी है, सेट ए का एलिमेंट 8 वो सेट डी के अंदर नहीं है। इसका मतलब सेट ए ना तो बी के बराबर है, ना सी के बराबर है, ना डी के बराबर है। अच्छा, क्या ये आई के बराबर हो सकता है, चेक करते हैं। देखिए सेट ए के अंदर एलिमेंट है 12 और वो आई में नहीं है, यानी ए आई के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। यानी ए तो किसी के इक्वल है ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं सेट बी को कंपेयर करते हैं। तो सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, तो सेट बी को सेट ए से कंपेयर करने की हमें जरूरत ही नहीं है। यानी हम सेट बी को कंपेयर करेंगे बाकी सेट के साथ। देखिए यहाँ पर एलिमेंट है 1, यहाँ पर 1 नहीं है, तो यानी सेट बी सेट सी की इक्वल नहीं है। अब हम बात करते हैं सेट बी और सेट डी की। तो सेट बी का एलिमेंट 1
सेट डी का एलिमेंट भी है, 2 सेट बी का एलिमेंट भी है, 3 सेट बी का एलिमेंट भी है और एलिमेंट 4 सेट डी का एलिमेंट भी है। यानी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट डी के अंदर हैं। तो क्या सेट डी के एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं? चेक करते हैं। 3, हाँ 3 है, 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट बी है वो सेट डी के इक्वल हो गया। तो हमें एक इक्वल सेट तो मिल गया। अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं बी को ई एफ जी एच के साथ। तो जो सेट बी है वो सेट ई एफ जी के बराबर नहीं हो सकता। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं और इन सब सेट्स के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। ठीक है। अच्छा, क्या सेट बी सेट आई के बराबर हो सकता है? चेक करते हैं। एलिमेंट 1, हाँ 1, एलिमेंट 2, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट नहीं है। देखिए, ये कंप्लीट 1 एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है। तो ये 2, तो ये 2 और ये 2 दोनों सेम नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये 2 एक इंडिविजुअल एलिमेंट है और ये 2 एंड 3 एक सिंगल एलिमेंट है। तो बी आई के बराबर भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सी की। तो ए सी के बराबर भी नहीं है, बी सी के बराबर भी नहीं है। तो सी को ए और बी से कंपेयर करना तो सही नहीं है। तो सी को कंपेयर करते हैं डी के साथ। यहाँ पर एलिमेंट है 4, यहाँ भी एलिमेंट 4 है, यहाँ पर एलिमेंट है 8, यहाँ पर एलिमेंट 8 नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सी डी के बराबर नहीं है। अच्छा, सी जो है वो ई एफ जी एच के बराबर नहीं हो सकता। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है 4 और यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, क्या सी आई के इक्वल हो सकता है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 8 है और यहाँ पर एलिमेंट 8 नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं डी को कंपेयर करते हैं। तो जो डी है वो ए के इक्वल नहीं है, डी सी के इक्वल नहीं है, डी बी के इक्वल था जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। डी इज इक्वल टू डी कहिए या डी इज इक्वल टू बी कहिए, एक ही बात है। और जो डी है वो ई एफ जी एच के बराबर नहीं हो सकता। रीजन वही कि यहाँ पर डी में 4 एलिमेंट हैं और इनमें 2 एलिमेंट हैं। क्या डी आई के इक्वल है? डी आई के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि बी आई के इक्वल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ई एफ जी एच आई की। तो ई के अंदर एलिमेंट हैं -1 एंड 1 और यहाँ पर एलिमेंट है 0 एंड ए। तो क्योंकि -1 एफ के अंदर नहीं है, इसलिए ई एफ के इक्वल नहीं है। अच्छा, ई और जी को कंपेयर करें तो -1 और यहाँ -1, 1 और ये 1, यानी ई और जी क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ई और जी बराबर है। क्या ई और एच बराबर हैं? वो नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट -1, इसका एलिमेंट नहीं है। तो ई जी के बराबर नहीं है। अच्छा, जो ई है वो इसके बराबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैं 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये और तीसरा एलिमेंट ये। ठीक है। अच्छा, अब हम कंपेयर करेंगे एफ को। तो एफ में एलिमेंट है 0 और ए। तो एफ क्योंकि ई के बराबर नहीं है, तो इसके एलिमेंट को कंपेयर करने से भी कोई फायदा हमें नहीं होगा। तो हम कंपेयर करेंगे एफ को और जी को। 0 है यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर 0 एलिमेंट नहीं है, यानी एफ जी के बराबर नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट है 0, यहाँ पर एलिमेंट 0 है, यहाँ पर एलिमेंट है ए और वो यहाँ पर एलिमेंट ए नहीं है, यानी एफ एच के बराबर भी नहीं है। और जो एफ है वो आई के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पर 3 एलिमेंट है। अब बात करते हैं जी की। तो जी और ई तो बराबर हो ही चुके हैं। ठीक है। जी एफ बराबर नहीं थे, यानी एफ और जी बराबर नहीं थे, तो जी एफ के बराबर नहीं हो सकता। अब जी और हम इसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि जी का एलिमेंट 1 यहाँ पर तो है, लेकिन -1 जो एलिमेंट है वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब जी एच के बराबर नहीं है। इस तरीके से जी आई के बराबर भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ यही 2 सेट्स हैं जो आपस में बराबर हैं, बी और डी बराबर हैं, ई और जी बराबर हैं। ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उस सेक्शन को समझाने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया
पसंद आया है तो आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।